बिहार में जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश शेखर। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने कोई सबक सीखा हो, ये मुझे महसूस नहीं होता। बिहार में एसआईआर के दौरान जितनी कमियां रहीं और उसके एसआईआर के समय को लेकर सवाल उठाए गए, वैसी ही गलती संभवतः चुनाव आयोग ने इन 12 राज्यों में, जिसका कि उन्होंने हालिया ऐलान किया, बिहार में चुनाव के बीच 12 अन्य राज्यों में भी एसआईआर कराने का फैसला किया है, जिनमें कि 2026 में चुनाव या 2027 में चुनाव होना। 12 राज्यों में भाजपा शासित प्रदेश भी हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा आदि, और कई विपक्षी दलों के शासित प्रदेश भी हैं, जैसे कि बंगाल और तमिलनाडु, केरल। निश्चित तौर पर बिहार का अदबी चुनाव निर्वाचन आयोग ने इसलिए चुना क्योंकि सभी राजनेता इस समय बिहार में चुनाव लड़ाने में व्यस्त होंगे, तो उनका ध्यान किस तरह से बांटा जाए, उसका पूरा जुगाड़ निर्वाचन आयोग ने किया। नियमता होता ये है कि एसआईआर की अधिसूचना जारी होते ही एक तरह से आचार संहिता उस प्रदेश में लग जाती है जिस प्रदेश में एसआईआर होना। लेकिन इसके बावजूद भी भाजपा शासित राज्यों ने गोवा में, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से अधिकारियों के तबादले किए, जिसको लेकर सवाल खड़े होते हैं। ममता बनर्जी ने जब पश्चिम बंगाल में एसआईआर की घोषणा जो 24 अक्टूबर को हुई, इससे पहले ही उन्होंने 200 आईएएस और अन्य अधिकारियों के तबादले कर दिए थे, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने निर्वाचन आयोग से सवाल पूछे। 24 अक्टूबर को एसआईआर की अधिसूचना जारी होने के बाद भी गोवा में और उत्तर प्रदेश में 28 अक्टूबर को भी अधिकारियों का तबादला किया गया, जो कि निश्चित तौर पर निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का उल्लंघन है। गोवा में इस तरह की कार्रवाई के खिलाफ नेता विपक्ष राहुल गांधी ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है और उनको उनकी गाइडलाइन की याद दिलाई है। उत्तर प्रदेश में सबसे मनोरंजक सवाल तो बंगाल के सांसद जो ममता बनर्जी के भतीजे भी हैं, अभिषेक बनर्जी, उन्होंने खड़ा किया है कि किस प्रकार से 28 तारीख को ज्ञानेश कुमार जी की पुत्री को नोएडा डीएम और उनके दामाद विवेक बंसल को सहारनपुर का जिलाधिकारी नियुक्त किया। निश्चित तौर पर ये कानूनन गलत है और चुनाव आयोग की आचार संहिता का उल्लंघन है। लेकिन देखना यह है कि क्या निर्वाचन आयोग अपने ही बने नियमों पर चलेगा, नियम तोड़ने वाले लोगों पर कुछ कार्रवाई करेगा, या ये नियम सिर्फ विपक्षी दलों के ही लिए होते। निश्चित तौर पर वोटर लिस्ट सही होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। इसमें भारत के ही नागरिकों को अपने रहनुमाओं को चुनने का अधिकार मिलना चाहिए, और ये किस समय हो, इसकी
निश्चित तौर पर पूरा अधिकार जो है वो निर्वाचन आयोग का ही होता है। लेकिन अगर निर्वाचन आयोग अपनी ही बनाई गाइडलाइन का पालन न करे और उन लोगों को छूट दे जो कि भारतीय जनता पार्टी समर्थित राज्य हैं, एनडीए समर्थित राज्य हैं, तो निश्चित तौर पर इस पर सवाल खड़ा होता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो इस संबंध में ऐलान भी कर दिया। स्टालिन जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं और के विजयन जो केरल के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी इस समय सवाल खड़ा किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने तो वहाँ मानसून बारिश होने की बात कही है और नवंबर में एसआईआर कराने पर सवालिया निशान खड़े। देखना यह है कि आखिर निर्वाचन आयोग इस संबंध में क्या कार्रवाई करता है। जिस तरह से अभिषेक बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार के बेटी और दामाद पर की नियुक्ति पर एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के बाद तबादले को लेकर सवाल खड़े किए, अब देखना यह है कि निर्वाचन आयोग आखिर कितना निष्पक्ष है। गोवा में जिस प्रकार से त्रिस्तरीय चुनाव के दौरान कांग्रेसियों के निर्वाचन खारिज किए गए और योजनाबद्ध ढंग से 34 अधिकारियों को इधर उधर किया गया, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि आखिर किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन आयोग से मिलकर चुनाव को हाईजैक करती है। बिहार में तो सवालिया निशान है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा चुनौती विपक्ष ने उनके सामने खड़ी की है। 2 नवंबर को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने का फैसला किया है, जिसमें कि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए जाएंगे और इसको ज़रूरत पड़ने पर न्यायालय में भी चैलेंज किया जाएगा। इधर अभिषेक बनर्जी ने खुला चैलेंज मुख्य चुनाव आयुक्त को दिया है कि अगर पश्चिम बंगाल में किसी भी मतदाता का मत गलत तरीके से काटा गया तो न सिर्फ उसे न्यायालय पर चैलेंज दिया जाएगा, बल्कि 1 लाख लोगों के साथ निर्वाचन आयोग के कार्यालय का दिल्ली में घेराव होगा। ये एक ऐसी स्थिति है जो कि मात्र इसलिए खड़ी हुई है क्योंकि निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन में कोई पारदर्शिता नहीं। वो सिर्फ विपक्षी दलों के खिलाफ तो नियम कानून बनाते और पालन करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जब मामला भारतीय जनता पार्टी की सरकार या एनडीए के नेताओं की ओर होता है तो यही निर्वाचन आयोग के अधिकारी अपनी आंखों पर गांधारी पट्टी बांध देते हैं। क्या नेता विपक्ष के सवालों का निर्वाचन आयोग संज्ञान लेगा या उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार उनकी बेटी और दामाद को एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बाद तबादला किया गया है, उसको लेकर भी सरकारों को इन तबादलों को रोकेगा? आज ये प्रश्न आपके लिए छोड़ते हुए अपना ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूँगा। जय हिंद, जय भारत।